नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनियों की प्रॉपर्टी नीलाम और कुर्क करने वाली कार्रवाई के बीच ही पुलिस अब उनका फोरेंसिक ऑडिट करेगी। और आपको बता दें कि फोरेंसिक ऑडिट से ही चिट फंड कंपनियों की गुप्त प्रॉपर्टी और सेल कंपनियों के लिए भी निवेश पर पता लगाया जाएगा। और इसके साथ ही पुलिस को शक है कि कई कंपनियों ने लोगों से पैसे शेल कंपनियों के ही इन्वेस्ट किए हैं। इस वजह से ही उन पैसों और प्रॉपर्टी का पता चल रहा है। और ऐसा पहली बार है कि फोरेंसिक ऑडिट होगा जो साइंटिफिक और हाईटेक भी होगी। और वही चिट फंड कंपनियों के फरार डायरेक्टरों ने भी सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही बता दें आपको कि इस बीच रायपुर पुलिस ने गुरुवार को गोल्ड और के फरार 2 डायरेक्टर धनेश कुमार वर्मा और गोवर्धन प्रसाद वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चिट फंड कंपनी बी एंड गोल्ड के डायरेक्टर अनिल शर्मा और आनंद निर्मलकर को भी महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। सरकार के सख्ती के बाद अब एक एक कंपनी और डायरेक्टरों के खातों का खंगाला किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर रिश्तेदारों के खातों भी खंगाले जा रहे हैं। इस दौरान ये चेक किया जाएगा कि उनके खाते में कहां से पैसे आए और पैसे किन खातों या कंपनियों से ट्रांसफर किए गए हैं। इसका पता तब लग पाएगा जब इस पे छानबीन होगी। आपको बता दें कि बलौदाबाद में भी फरार 2 डायरेक्टरों को पकड़ने के लिए रायपुर पुलिस ने भी 2 चिट फंड डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कंपनी के खिलाफ धरसीवा के किसान सनद कुमार साहू ने डीडी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। और गौरतलब है कि अब तक 7 चिट फंड डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। और वहीं अन्य राज्यों की जेलों में बंद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यूपी समेत अन्य राज्यों में पुलिस टीम को भेजी गई है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित की गई। पार्टी अब 2023 में ही होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। विधायकों के साथ संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और आपको बता दें कि खासकर आदिवासी और दलित वोट बैंक को साधने के सत्ता संगठन के संयुक्त कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इसके साथ ही बैठकों के दौरान आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर फोकस रहेगा। जानकारी के मुताबिक बैठक का शुभारंभ सुबह 11 बजे होगा। उद्घाटन सत्र में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी पंकज मुंडे और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल और भी कई लोग इसमें शामिल रहेंगे। बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के आगामी कार्यक्रमों को लेकर पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और प्रदेश में होने वाले परीक्षण कार्यक्रम को लेकर पार्टी के सह संगठन महामंत्री हितानंद जी भी इसमें संबोधित करेंगे। बैठक के प्रारंभ में शोक प्रस्ताव पारित करने के पश्चात ही पिछली कार्य समिति बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन होगा। बैठक के द्वितीय सत्र में भी राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि टीकाकरण की उपलब्धियों को लेकर भी टीकाकरण धन्यवाद प्रस्ताव और राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है और संविधान दिवस की चर्चा कार्य समिति बैठक में होगी। कृषि और किसान कल्याण पर भी कार्य समिति में विस्तार से चर्चा की जाएगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के संबोधन के बाद ही समापन सत्र को प्रदेश अध्यक्ष वीडी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। सीआईएमएस में गुरुवार को गर्भवती महिला और उसकी ननद ने एक महिला डॉक्टर से हाथापाई कर दी है। आरोप है कि महिला डॉक्टर ने 8 महीने से लगातार उपचार कराने के बाद भी गर्भवती महिला को कई लाभ जो है वो नहीं हुआ है, जिसके बाद से उसे गलत दवाइयां देने की वजह से पेट में पानी की कमी हो गई। और इस विवाद के बाद से ही दोनों पक्ष कोतवाली थाना पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक तिफरा निवासी 20 वर्षीय
प्रीति टंडन 8 महीने से गर्भवती है। गुरुवार की सुबह प्रीति अपनी ननद अंजू टंडन के साथ ही जांच कराने सीआईएमएस पहुंची थी। यहां स्त्री रोग विभाग में ही डॉक्टर निशा पेकरा बैठी हुई थी और अंजू ने अपनी भाभी की तबीयत लगातार खराब रहने की जानकारी दी। उनका सीआईएमएस में ही उपचार चल रहा है और इस पर डॉक्टर निशा ने उन्हें सोनोग्राफी कराने की सलाह दी और रिपोर्ट देखकर ही जांच करने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि सीआईएमएस में ही सोनोग्राफी मशीन खराब है, लिहाजा ये सोनोग्राफी नहीं हो पाएगी और इस पर अंजू अपनी भाभी प्रीति को लेकर अस्पताल के बाहर निजी सेंटर में ही सोनोग्राफी जांच के लिए चली गई। जांच के बाद उन्हें बताया गया कि गर्भ में पानी कम है। उन्हें यह भी बताया गया कि लगातार दवाइयां लेने का असर बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अंजू सोनोग्राफी रिपोर्ट के साथ ही अपनी भाभी को लेकर दोबारा सीआईएमएस पहुंची और इस दौरान डॉक्टर दूसरे काम में व्यस्त थी और उनकी बातों को अनसुना करने लगी। इसी बात को लेकर ही उनके बीच बहस शुरू हो गई, विवाद हो गया और कोतवाली टीआई शीतल सिदार ने बताया कि महिला डॉक्टर के साथ ही गर्भवती महिला ने भी विवाद हाथापाई करने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने दुर्व्यवहार करने की बात भी कही है, जबकि गर्भवती महिला ने उपचार नहीं करने और गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। दोनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रीति टंडन ने आरोप लगाया कि जब से गर्भवती हुई है तब से वो सिम्स में ही लगातार उपचार करा रही है। उनका आरोप है कि एक भी सही ढंग से नहीं किया गया है और यहां तक कई बार सोनोग्राफी लिखा गया है, लेकिन एक बार भी सोनोग्राफी अस्पताल में नहीं की गई है। प्रीति डॉक्टर पर मनमानी करने और गलत उपचार करने का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ में चल रही रेडी टू ईट योजना में महिला सहायक समूह को बाहर कर दिया गया है, यानी कि वे अब इसमें काम नहीं करेंगी, जिसके चलते प्रदेश की करीब 30,000 सहायक समूह की 3 लाख से ज्यादा महिलाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर बघेल ने भी आपको बता दें कि ट्वीट कर केंद्रीयकरण किए जाने की भी जानकारी दी है। इसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूट गया। विरोध में गुरुवार को कवर्धा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और दरअसल आपको ये भी बता दें कि पूरक पोषण आहार व्यवस्था के तहत टेक होम राशन के रेडी टू ईट फूड निर्माण महिला और सहायक समूह कर रहे थे। वहीं इसके वितरण की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। इन योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए किशोरियों और शिशुवती महिलाओं की तैयारी भोजन किया जाता था और अब इस योजना को सैटेलाइट भी कर दिया गया है और इसके बाद भी राज्य बीज और कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से इसका निर्माण और वितरण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी में भी केंद्रों के माध्यम से ही महिलाओं और बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए वितरित किए जा रहे रेडी टू ईट पोषण आहार की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए भी केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाई गई है और इस व्यवस्था में भी स्वचालित में मशीनों के जरिए रेडी टू ईट पोषण आहार का उत्पादन किया जाएगा। रेडी टू ईट में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में जांच की बात भी कही जा रही है। राज्य में ये योजना साल 2009 से संचालित है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जो है वो तय किया गया है, जिसे महिला बाल विकास और विभाग के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के साथ ही अन्य लोगों को दिए जाने वाले रेडी टू ईट फूड का खर्च किया जाता है। इसका बड़ा हिस्सा आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों पर जाता है और फूड में मिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में गेहूं का आटा, सोयाबीन तेल और शक्कर, मूंगफली, रागी और चना भी शामिल है। जिले के टिकुरिया टोला में मौजूद कोचिंग सेंटर में घुसकर कुछ लड़के वहां पढ़ रहे लड़कों के साथ मारपीट करने लगे। बदमाशों ने थप्पड़, मुक्के और लातों से पिटाई कर दी। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मामले में कोलगवा पुलिस ने ही केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजा विश्वकर्मा नाम का लड़का कोचिंग में पढ़ रहा था और इस दौरान रोहित दैया और मोहित दैया अपने 5 साथियों के साथ यहां पहुंचे। आरोपी बिना कुछ कहे राजा के साथ मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि राजा और मोहित के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और इसी
कहा सुनी के बीच ही दोनों में बहस हो गई और बदमाशों ने राजा को कोचिंग से बाहर निकालकर सड़क पर लात घूंसों से मारा और राजा किसी तरह वहां से भाग निकला। इसके बाद लड़के कोचिंग टीचर को हिदायत देते हुए कोचिंग के अंदर घुस गए। वहां भी एक छात्र के साथ मारपीट करने लगे और मारपीट का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मामला शांत होने के बाद कोचिंग में पढ़ा रहे टीचर और परिजन राजा को थाने लेकर गए और बदमाशों की शिकायत पर ही मामला दर्ज कर लिया और पुलिस जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है फिलहाल। और लेकिन राजा के सिर में चोट लगी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा के मऊगंज सिविल अस्पताल में पीठ की दीवार तोड़कर खाली वैक्सीन की फोटो वायरल करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है। प्रथम दृष्टया जांच में बायोमेडिकल वेस्ट के उल्लंघन मिला है और ऐसे में सीएमएचओ ने भी 8 चिकित्सकों सहित 4 स्वास्थ्य कर्मियों नोटिस थमा दिया है उन्हें और साथ ही एक कोविड चिकित्सक की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले मऊगंज बीएमओ ने भी आपको बता दें कि शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की थी और सीएमएचओ ने भी डॉक्टर बीएल मिश्रा ने बताया था कि 23 नवंबर को अज्ञात शरारती तत्व ने पीठ की दीवार तोड़कर ही वैक्सीन की खाली वॉयल जो है वो उसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इसके बाद ही 24 नवंबर को सुबह ही डॉक्टर वी के अग्निहोत्री, जिला टीकाकरण अधिकारी राघवेंद्र मिश्रा और डीसीएम को जांच करने के लिए भेजा गया था और साथ ही इस दिन ही शाम को डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एनपी पाठक और वे खुद अस्पताल का निरीक्षण करने गए थे। इसकी रिपोर्ट कलेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाएं को सौंप दी गई है और जांच अधिकारियों ने बताया है कि अज्ञात लोगों ने ही पीठ की दीवार तोड़कर फोटो खींची थी और वे लोग ही स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। और घटनाक्रम की जांच में 5000 कोशील्ड, 450 कोवैक्सीन की खाली वॉयल मिली है। मौके से सील बंद एक भी वॉयल नहीं मिला है। साथ ही आपको बता दें इसको लेकर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भिंड पुलिस की साइबर सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। भिंड शहर हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 बदमाश पकड़े गए हैं। पुलिस ने हथियार तस्करी का सरगना दबोचा है। अवैध हथियारों की तस्करी का सरगना धर्मा उर्फ धर्म सिंह यादव, जो कि कट्टा को बाहर से लेकर आता था और जिन्हें भिंड शहर में सप्लाई कराता था। पुलिस ने धर्मा और उसके एक साथी को दबोच लिया है। पुलिस के मुताबिक धर्मा का असली नाम धर्म सिंह यादव पुत्र भारत सिंह निवासी बिरधन का पूरा है और करीब 10 साल पहले धर्मा की सरकारी नौकरी कलेक्ट्रेट में हुई थी, परंतु हथियार तस्करी के आरोप में भिंड पुलिस द्वारा पकड़े जाने की वजह से ही बर्खास्त हो गया। इसके बाद से ही वो पूरी तरह से हथियार तस्करी के धंधे में कूद पड़ा। पुलिस का कहना है कि धर्मा भिंड के अलावा मुरैना, ग्वालियर समेत अन्य जिलों में भी सप्लाई करता है। ये अवैध कट्टा को यूपी से लेकर आता है और उन्हें भिंड बेचता है। साइबर सेल प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत ने कहा है कि हाउसिंग कॉलोनी में ही गौरी सरोवर के किनारे अवैध कट्टों का सौदा होने की जानकारी मुखबिर ने दी थी और इस पर पुलिस ने घेराबंदी की और यहां से पुलिस ने ब्रिजमोहन सिंह और भदौरिया पुत्र को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कहा उन्होंने पकड़े गए आरोपी से 3 कट्टे, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। आरोपी यहां 4 से 5 हजार रुपए में इन कट्टों की सौदा करने के लिए जाया करते थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब पुलिस ने कट्टे को लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि इन कट्टों को बदमाश से धर्मा खरीदते थे और इसके बाद ही पुलिस ने जब धर्मा से ठिकाने का छापेमारी की तो 2 कट्टे जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। देहात पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़े हुए अवैध हथियार की तस्करी के आरोप में दोषी बनाया है। छत्तीसगढ़ पुलिस को पहली बार गांजे के गोदाम का वीडियो मिला है। बालोद पुलिस ने हाल ही में ओडिशा के गांजा लाकर ही छत्तीसगढ़ और देश के दूसरे राज्यों में सप्लाई करने वाले नेटवर्क को पकड़ लिया था। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल फोन की जांच में यह वीडियो सामने आया।
बता दें आपको कि वीडियो में ओडिशा के छत्तीसगढ़ से लगे एक गांव में बना गांजे का गोदाम और तस्करों का अड्डा दिख रहा है और इसमें कुछ लोग भी दिख रहे हैं। ये जगह तंबू लगाकर गांजे के सैकड़ों पैकेट रखे गए हैं। पुलिस सूत्रों के माने तो वीडियो में नजर आ रहा गांजे का स्टॉक करोड़ों की कीमत का है। इस बात की पुष्टि होती रही है और गांजा ओडिशा के ही लाया जाता रहा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस इस वीडियो को अहम सबूत मानकर गांजा तस्करों के खिलाफ एक्शन के लिए ओडिशा पुलिस के संपर्क कर रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि वीडियो ओडिशा के ही मलकानीगिरी के पास का कदमगुड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की जांच अब भी जारी है। बीते कई साल से ओडिशा के से ही छत्तीसगढ़ गांजा लेकर आया जा रहा था। हमेशा यहां पकड़ के आने वाले ही तस्करों के पास से मिलने वाला गांजा भी उसी तरह पैक किया हुआ होता था और जहां से वीडियो भी नजर आ रहा है। 2 सप्ताह पहले ही प्रदेश के नए डीजीपी अशोक जुनेजा ने ओडिशा पुलिस के अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। उन्होंने साथ ही मिलकर गांजे के खिलाफ एक्शन लेने पर भी जोर दिया है। ओडिशा पुलिस ने भी सहमति जताई है, मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गांजे के इस गोदाम के बारे में ओडिशा पुलिस बिल्कुल अनजान है।